नमस्ते दोस्तों, मन हुआ स्क्रीन चैनल पर स्वागत है। हमारे इस एपिसोड में साइमन के हवेली को दिखाता है। उधर इरादों की बात हो रही थी। फिर सीन सीधा डिक्सन की चिल्लाहट पर कट होता है, जो कहता है कि उन्हें एक खदान मिल गई है। रोजर्स कहता है कि हाँ मिली है और वो अयस्कों से भरी हुई है, और सबसे जरूरी बात, वहां कोई राक्षस नहीं है। डिक्सन कहता है कि ये तो बड़ी राहत की बात है, अब वे इलाके की आर्थिक समस्याएं सुलझा सकते हैं। एमडब्ल्यू कहता है कि इसका मतलब अब वे खदान में खुदाई के औजार तैयार करने पर ध्यान दे सकते हैं। हांस कहता है कि शायद इसकी जरूरत भी न पड़े। खदान इतनी अच्छी हालत में है जैसे पहले ही किसी ने उस पर काम किया हो, और जैसे हालात है, अगर बस पर्याप्त लोग लगा दिए जाएं तो वे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सिमुन ये सब देख रहा होता है और कहता है कि अब इस इलाके की नींव रख दी गई है। उसने एहतियातन राक्षसों को गहराई में पहाड़ों की ओर भगा दिया था, ताकि अगर कभी युद्ध हो भी जाए तो वह इलाका सुरक्षित रहे। अगर जरूरत पड़ी और सैनिकों की कमी हुई तो वही राक्षस एक अच्छा सैन्य बल बन सकते हैं। फिर हांस उसके पास आता है और कहता है कि यह सब उसी की वजह से हुआ। सिमून कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सबने कड़ी मेहनत की और बाकी बचे हुए काम पूरे कर लिए। ये सब इतने अच्छे क्यों हैं? सिमून कहता है कि अगर वे नहीं चाहते कि हले जैसे हो जाएं, तो उन्हें अब ढीला नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक सेकंड के लिए भी ध्यान हटाया तो सब कुछ ढह सकता है। फिर वह कहता है कि उसे एक निवेदन करना है। हांस कहता है कि बताओ। सिमून पूछता है कि क्या वो कुछ समय के लिए एफएफटी उनके हवाले कर सकता है। वे पूछते हैं कि वो क्या करने वाला है, तो वो कहता है कि फिलिप से पूछ लो। फिलिप सबको बताता है कि उसने तय कर लिया है कि वह एक जायगैंट खरीदेगा और उसे ट्रेंड्स की अच्छी जानकारी है, इसलिए वह सिमून को सुरक्षित ले जाएगा। रोजर्स तुरंत उसे फ्रेम से बाहर धक्का देता है और कहता है कि चिंता मत करो, वो खुद सिमून के साथ जाएगा और पूरी जिम्मेदारी लेगा। म्यूट कहता है कि अगर बात जायगैंट से जुड़ी है तो वह देख लेगा, लेकिन डिक्सन कहता है कि ये चूंकि फाइनेंस से जुड़ा है तो वह भी जाएगा। और फिलिप सोचता है कि सब उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। सीन कट होता है और अब वे एक गाड़ी में हैं। सिमून फिलिप से पूछता है कि क्या वह सच में इतना खुश है। वह कहता है बिल्कुल, क्योंकि आखिरकार मुझे अपने सपनों का जायगैंट मिलने वाला है। सिमून कहता है कि उनके इलाके में भी जायगैंट्स हैं। फिलिप कहता है कि ये बात तो बड़ी डिप्रेसिंग है, क्योंकि नए मॉडल्स तो उन पुराने कबाड़ों से एकदम अलग स्तर पर है। वो बोलता जा रहा होता है। रोजर्स उसे रोकता है और कहता है कि फालतू की जायगैंट फिलॉसफी बंद करे, और जब वो साथ में हो तो ऐसा बकवास सोचने का भी सपना न देखे। फिलिप पूछता है कि कोई किसी से इतना रूखा व्यवहार कैसे कर सकता है, और रोजर्स कहता है कि चुप रहो। सिमून थोड़ा हंसता है और रोजर्स कहता है कि काश वो एस्कॉर्ट नाइट न होता तो वो खुद गाड़ी चला रहा होता। फिलिप कहता है कि ये तो बहुत बुरा है, और सिमून कहता है कि उसे साथ लाना सही फैसला था। फिलिप को चुप कराने का सबसे अच्छा उपाय वही है। तभी एक ट्रेन जैसा वाहन जोर की आवाज के साथ सामने आता है और सब हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि वो सीधा उनके रास्ते को ब्लॉक कर रहा होता है। सिमून पूछता है कि ये अचानक क्या आ गया। रोजर्स माफी मांगता है और कहता है कि ये एक ट्रेलर है जो अचानक आ गया। सिमून नीचे उतरता है और पूछता है कि ये क्या है, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। रोजर्स बताता है कि ये एक तरह की बड़ी गाड़ी है जो जादू इंजीनियर्स ने बनाई है। ये बहुत महंगी होती है, लेकिन सामान्य गाड़ियों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है और भारी सामान ले जाने के काम आती है। सिमून कहता है कि ये तो काफी अच्छी लग रही है, शायद उसे एक खरीदनी चाहिए। फिर वो ट्रेलर से नीचे उतरता है, माफी मांगता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, और देखता है कि सब काफी चौंके हुए हैं। शायद सबने पहली बार ट्रेलर देखा है। हम हम्टी डम्टी और उसके रहने वाले छोटे भाई को भी देखते हैं। रोजर्स के किलो कौन है? वो आदमी कहता है कि ये तो आसान बात है, और वो हम्टी डम्टी के कंधों पर चढ़ जाता है और कहता है कि वे लोग शेड कंपनी से जुड़े व्यापारी हैं। वे गांव गांव जाकर खास चीजें बेचने वाले पेडलर हैं। सिमून कहता है कि उसने पहली बार इनके बारे में सुना है। व्यापारी कहता है कि हाँ, क्योंकि उन्होंने हाल ही में शुरू किया है, लेकिन जल्दी ही वे टॉप पर पहुंचेंगे। सिमून कहता है कि समझ गया, और व्यापारी पूछता है कि वो जानना चाहता है कि क्या वो किसी खानदान का प्रमुख है, क्योंकि वो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। सिमून पूछता है कि वो ये अचानक क्यों पूछ रहा है जब ये उनकी पहली मुलाकात है। व्यापारी कहता है कि उसका कोई मतलब नहीं है, वो बस एक व्यापारी है और अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है, इसलिए वो पूछ रहा है। सिमून कहता है कि वो इतना मशहूर नहीं है कि उसमें किसी की दिलचस्पी हो। व्यापारी हंसता है और कहता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और शायद कारोबार की आदत में उसने थोड़ा दबाव डाल दिया। सिमून कहता है कि ठीक है, क्योंकि वे लोग व्यस्त हैं और अब उन्हें जाना होगा।
व्यापारी कहता है कि उससे मिलकर अच्छा लगा और देखता है कि सिमून चला जाता है और अब हमें पता चलता है कि उसका नाम टिसेल है। वो कहता है कि उसने पहचान लिया कि ये लैन परिवार का छोटा लाड है और उसे लगा था कि उसे उसके घर जाना पड़ेगा, लेकिन किस्मत से वो यहीं मिल गया। अब उसका काम आसान हो गया और हम देखते हैं कि कुछ और लोगों पर एक्स का निशान बना है सिवाय सिमून के। रात को वे लोग कैंप फायर लगाते हैं। फिलिप कहता है कि जो लोग उन्होंने आज देखे वे व्यापारी नहीं बल्कि भाड़े के सिपाही लगते थे। रॉजर्स भी सहमत होता है और कहता है कि उसे भी ऐसा ही लगा। एक नया व्यापारी ट्रेलर नहीं खरीद सकता और वो आदमी बहुत संदिग्ध था और उसके पीछे जो लोग थे वो भी व्यापारी नहीं लग रहे थे। सिमून कहता है कि वे सही सोच रहे हैं और ये भी कि ट्रेलर के पीछे जो लदा था उसमें से हल्का मैना प्रवाह हो रहा था और उसे कपड़े से ढकने के बाद भी वो महसूस हो रहा था और अब वो समझने लगता है कि वो क्या चीज थी। तभी वे पैरों की आहट सुनते हैं। कोई हाथ फैलाकर पास आता है। वो मुस्कुराता है और वो कोई और नहीं टिसेल होता है जो कहता है कि लगता है हम फिर मिल गए जैसे किस्मत ने मिलाया हो। सिमून कहता है कि वो तो उल्टी दिशा में जा रहा था तो अब यहाँ क्या कर रहा है। काइसेल कहता है कि उनका अधूरा काम था और वो रास्ते में आग की रोशनी देखकर यहाँ आ गया। अगर उसे मंजूर हो तो वो उनके साथ शामिल होना चाहेगा। सिमून कहता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पूछता है कि क्या उसके साथ जो लोग आए हैं उन्हें भी मंजूर है। काइसेल हंसने लगता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे कई लोग हैं। सिमून कहता है कि वहां सबके लिए जगह नहीं है। टिसेल फिर हंसता है और कहता है कि उसने उसे कम आंका था लेकिन वो फिर भी एक चोरों का लाड है और जल्दी बात समझ गया। जैसे ही सब लोग जंगल से निकलकर कूदते हैं टिसेल कहता है कि उसे सिमून से कोई निजी दुश्मनी नहीं है लेकिन काम तो काम है और उसे यहीं मर जाना चाहिए। टिसेल अपने आदमियों से कहता है सबको मार डालो। वे लोग कहते हैं कि उस सुनहरे बालों वाले जवान लॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करना है। रॉजर्स फिलिप से कहता है कि वह उसकी रक्षा करे और वह कहता है कि वह करेगा और उन्हें पीछे हटाता है। सिमून से कहता है कि वह उसके पीछे रहे क्योंकि वे उसकी रक्षा करेंगे। सिमून कहता है कि दुश्मन बहुत ज्यादा है और ये किसी साधारण हत्या की कोशिश नहीं लग रही। ऊपर से वे काफी कुशल है और फिलिप और रॉजर्स के बराबर लड़ पा रहे हैं। अगर ये लंबी लड़ाई बन गई तो वे जरूर नुकसान में रहेंगे। जैसे ही एक आदमी सिमून पर पीछे से हमला करने जाता है रॉजर्स चिल्लाता है, पूछता है क्या वो सच में उस पर तलवार उठाने वाला है। वह हमला रोक देता है और उस आदमी को दूर फेंक देता है। उसका साथी तुरंत सामने आता है और रॉजर सिमून से पूछता है क्या वह ठीक है। वह कहता है हाँ, तुम्हारी वजह से। वे दोनों समझ जाते हैं कि ये लोग ना तो हत्यारे हैं ना ही डाकू बल्कि इतने कुशल हैं कि रॉजर्स को पार कर सिमून तक पहुंच सके। उनमें से एक तो निश्चित ही एक उच्च प्रशिक्षित शूरवीर है। टाइसेल कहता है ये तो वाकई चौंकाने वाला है और फिर अपना हाथ उठाकर कहता है कि उन्हें केवल इतना ही नहीं चाहिए होगा। वे एक विशाल छाया को अपने ऊपर देखते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि एक गिगांट है और वह कहता है कि अब उन्हें हार मान लेनी चाहिए। सिमून कहता है कि उसे पहले से ही पता था और पहले जो ऊर्जा उसने महसूस की थी वो यही थी। वह रॉजर्स और फिलिप को कहता है कि वे अपनी आंखें बंद कर ले। वे तुरंत बिना किसी हिचक के यस सर कहते हैं। यही होती है वफादारी। सिमून फिर एक मंत्र पढ़ता है, हे पुत्र, मौन से जागो और अंधकार में अपनी रोशनी बिखेरो, और एक स्पेल फ्लैश चलाता है जिसे एक विशाल बैंगनी बीम निकलती है जो वहां मौजूद सभी को अंधा कर देती है। जैसे ही हमलावर दर्द में चिल्लाते हुए इधर उधर गिरने लगते हैं सिमून रॉजर्स और फिलिप से कहता है कि अब भागने का मौका है। वे कहते हैं यस सर। टाइसेल कहता है कि वे उन्हें ऐसे नहीं भागने दे सकते और उन्हें पीछा करना होगा। हम्प्टी डम्प्टी और उसका भाई रोने लगते हैं और टाइसेल कहता है कि खुद को संभालो। वे कहते हैं कि उन्हें ये नहीं बताया गया था कि टारगेट को जादू आता है और उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। टाइसेल कहता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि सिमून को पकड़कर उसे दर्दनाक मौत दी जाए। जैसे ही वे भागते हैं रॉजर्स और फिलिप सिमून की तारीफ करने लगते हैं। कहते हैं कि जैसा उनसे उम्मीद थी वैसा ही किया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उसे मैजिक में इतनी महारत होगी। वह वाकई में उन्हें चौंका देता है। फिलिप कहता है कि अब वह पक्का है कि सिमून एक शानदार रून नाइट बनेगा। सिमून कहता है कि अगर उनके पास इतनी ताकत है बोलने की तो और तेज भागें क्योंकि वो लोग गिगांट के साथ इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। फिलिप और रॉजर्स को एहसास होता है कि वह सही कह रहा है। सिमून कहता है कि जंगल में कैंप लगाना अच्छा आइडिया था क्योंकि अगर वे मैदान में होते तो उनका कोई चांस नहीं होता। रात हो चुकी है तो उनके पैरों के निशान को ट्रैक करना मुश्किल है, इसलिए उन्हें जितनी दूरी बन सके उतनी बनानी है।
तभी हम ताइसेल को चिल्लाते हुए सुनते हैं, जो पहले ही उनके पास पहुंच चुका होता है। लड़के ढलान से नीचे फिसलते हुए आते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। सिमोन पूछता है कि ये इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए। कहता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। रॉजर्स और फिलिप सिमोन से कहते हैं कि वह आगे चला जाए, क्योंकि अब पहले जितने नहीं बचे हैं। सिमोन कहता है कि विरोधी बहुत कुशल हैं, क्या वे ठीक रहेंगे। फिलिप पूछता है कि क्या उसे उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वे अपनी असली ताकत अब तक नहीं दिखा पाए थे। रॉजर्स माफी मांगता है और कहता है कि अगर सिमोन वहीं रहेगा तो उनके लिए पूरी ताकत से लड़ना मुश्किल होगा। सिमोन कहता है कि बात तो सही है और वह ये काम दोनों पर छोड़ता है। फिलिप अपनी तलवार में आभा भरता है और कहता है कि इस बार सब कुछ अलग होगा, और वह अपनी फैंटम तलवार से वार करता है। सामने वाले को तुरंत मार डालता है। वह कहता है कि अब से वह अपनी असली ताकत दिखाएगा। रॉजर्स भी भयंकर हत्या करने की मंशा और दबाव छोड़ता है। कहता है कि वो यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने उसके लॉर्ड पर हमला करने की हिम्मत की। वह तेजी से दौड़ता है और एक ही पल में 2 हमलावरों को मार डालता है। कहता है कि अब दया की कोई उम्मीद न रखे। वह कहता है कि अगर ये नकली व्यापारी उनके कबीले के योद्धाओं पर तलवार उठाने की हिम्मत रखते हैं तो जरूर उन्होंने उसकी कीमत चुकाने का मन भी बना लिया होगा। फिर सीन बदलता है और आग जल रही होती है। लोग चिल्ला रहे होते हैं कि पानी से भी ये आग नहीं बुझ रही। हम देखते हैं कि रेना वहां खड़ी होती है। विक्टर कहता है कि ये कोई सामान्य आग नहीं है, इसमें तेल डाला गया है, ये बहुत खतरनाक है और उसे वहां से हट जाना चाहिए। वह कहती है कि वह नागरिकों को पीछे छोड़कर अकेले नहीं भाग सकती। वे कहते हैं कि वे ठीक रहेंगे और जब तक वह जीवित है सब ठीक होगा। विक्टर दांत भींचता है और उसे खींचता है। कहता है कि ये लोगों की भलाई के लिए है। वह पीछे देखती है और पूरी बस्ती को आग में जलते देखती है। कुछ इमारतें गिरने लगती हैं। कुछ समय बाद मलबे और अन्य शरणार्थियों के बीच हम एक लड़की को अपने पिता के लिए रोते हुए देखते हैं, जो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने माइक्रोवेव में खाना जला दिया हो। और भी लोग अपने परिवार के लिए चिल्ला रहे होते हैं। रेना, जो साफ तौर पर दुखी है, रोने लगती है और कहती है कि उसे बहुत अफसोस है। एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है, कहती है कि काफी समय हो गया। हम देखते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि काउंट मॉन होता है, जो कहता है कि वह बस वहां ट्रेनिंग कर रहा था और ये सब किस्मत है। वह पूछती है क्या वो सच में इस समय ट्रेनिंग कर रहा था। वह हंसता है और कहता है कि हाल ही में उसने अपने सैनिकों को अनुशासन सिखाना शुरू किया है, इसलिए वे रात में ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि रात भर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विक्टर समझ जाता है कि वे उसे फंसा रहे हैं, क्योंकि वे सामने मशाल लेकर खड़े हैं, जिससे साफ है कि वही लोग आग लगाने वाले हैं। वह पूछता है कि वे झूठ क्यों बोल रहे हैं। वे उस पर तलवारें तान देते हैं और काउंट मॉन कहता है कि उसने उसे पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा दुख वही पहुंचा रही है और उसे अपने किए पर पछताना चाहिए। वह हंसते हुए चला जाता है। हम उसे मुट्ठी भींचते हुए और रोते हुए देखते हैं। वह कहती है कि वह मॉन को कभी माफ नहीं करेगी। अब सिमोन की ओर लौटते हैं। वह भागते हुए कहता है कि अब वे उसका पीछा नहीं कर रहे और लगता है कि रॉजर्स और फिलिप उन्हें अच्छी तरह रोक रहे हैं। उसे अब तक ये नहीं पता कि असली साजिशकर्ता कौन है, लेकिन वह इतना ताकतवर जरूर है कि गिगांट को तैनात कर सके और अब शायद उसे अपने ठिकाने लौटकर युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, कुछ देखकर रुक जाता है और हम ताइसेल को खते सुनते हैं किलकता है। वह उन्हें कमांग कर रहा है क्योंकि उसके सामने अब 2 गिगांट खड़े हैं। अब ताइसेल कहता है कि उन्होंने भी उसे कमाका और अब वे बराबर हो गए। उसे नहीं लगता था कि एक योद्धा परिवार का उत्तराधिकारी उस पर ऐसा नीचा मैजिक इस्तेमाल करेगा। सिमोन पूछता है क्या उसे पसंद नहीं आया। वैसे भी उसे परवाह नहीं। और फिर वह कहता है कि लगता है वे एक साधारण बच्चे को पकड़ने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे, जैसे वो इन बड़े हथियारों से कुछ छुपा रहे हों। ताइसेल हंसता है और कहता है कि वह नहीं जानता, लेकिन शेर भी खरगोश का शिकार करते वक्त पूरी ताकत लगाता है। सिमोन जोर से हंसने लगता है, जिससे ताइसेल चौंक जाता है क्योंकि वह सच में ठहाके मार रहा होता है। उससे पूछा जाता है क्या वह सच में सोचता है कि उसके अपने अंगरक्षकों से अलग होने का मतलब है उन्होंने उसे घेर लिया है। ताइसेल को यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी गंभीर स्थिति में भी इतना शांत कैसे है। वो पूछता है कि क्या उसने अपनी किस्मत मान ली है या पागल हो गया है, क्योंकि अगर वो समय खींचने के लिए ऐसा कर रहा है तो वो बेकार है। सिमोन पूछता है कि क्या उसे पता है कि जिस पल उसने उसकी ताकत देखी, उस पल से उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो अपने पीछे एक विशाल जादुई गोला बनाता है और हमें पता है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि उसमें से एक विशाल गोलम का हाथ बाहर आता है।
सिमोन कहता है कि जो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहे थे वो शुरुआत से वे लोग नहीं थे, बल्कि वो खुद था। अब सारे गोलम्स बाहर आ चुके हैं, उनके कदमों की आवाज जोर से गूंजती है और वो जोर से दहाड़ते हैं। लोग घबरा जाते हैं, पूछते हैं कि ये सारे गोलम्स कहां से आए, क्योंकि सिर्फ एक को बुलाना ही मुश्किल होता है। टाइसेल अपने लोगों से कहता है कि घबराओ मत, और सोचता है कि इस लड़के के पास कितनी चालाकियां होंगी। वो कहता है कि भले ही ये गोलम्स हो, लेकिन ये अब सिर्फ पत्थरों का ढेर है। वो सिमोन से पूछता है कि क्या उसने भूल गया है कि उनके पास गिगेंट्स हैं। चाहे दर्जनों गोलम्स भी हो, वो उनके मुकाबले कुछ नहीं। वो अपने आदमियों से कहता है कि जो भी उसका सिर लेकर आएगा उसे कमांडर बना दिया जाएगा। वे कहते हैं कि वो अपना वादा निभाए, और वे आत्मविश्वास से भरकर हमला करते हैं। और सिमोन उन्हें भोला कहता है, पूछता है कि उन्होंने उसकी अमर सेना को सिर्फ पत्थरों का ढेर कहने की हिम्मत कैसे की। उसे कभी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ 500 साल बाद होगा, इसलिए वो उन्हें थोड़ा इतिहास सिखा देता है। फिर वो अपनी मारिनेट जादू का इस्तेमाल करता है, जिसे वो गोलम्स को कंट्रोल करता है और उन्हें दुश्मनों के चारों ओर घेर लेता है। वे पूछते हैं कि ये इतने तेज कैसे है, क्योंकि उन्होंने एक पल में उन्हें घेर लिया। टाइसेल उन्हें मूर्ख कहता है, पूछता है कि वो बस खड़े क्यों हैं और देख ही क्यों रहे हैं। और सिमोन पूछता है कि क्या वो अब भी उसे कमजोर समझ रहे हैं, क्योंकि वो मरने के बाद पछताएंगे। लोग हैरान होते हैं जब सिमोन अपना मुट्ठी पीछे खींचता है। गोलम भी ऐसा करता है और जमीन पर वार करता है, जिसे जोर का झटका लगता है। लोग भ्रमित होते हैं, पूछते हैं कि क्या वो अपनी शक्ति को संभाल नहीं पा रहा क्योंकि उसने जमीन पर मारा। और सिमोन कहता है कि उसने कई युद्ध देखे हैं और उन्हें एक सलाह देता है, जिस जमीन पर लड़ रहे हैं उस पर नियंत्रण पाना भी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। सारे गोलम जमीन पर वार करने लगते हैं। टाइसेल डरने लगता है क्योंकि जमीन टूटने लगती है और वे उसमें गिरने लगते हैं। सिमोन उन्हें चेतावनी देता है कि उन्होंने अपने संख्या और गिगेंट्स पर ज्यादा भरोसा किया और यही उनके हार का कारण बना, और उन्हें मरने के बाद इस पर विचार करना चाहिए। जमीन गिरती रहती है और टाइसेल और गिगेंट्स एक घाटी में गिर जाते हैं। सिमोन कहता है कि अब मामला सुलझ गया है और यह अफसोस की बात है कि वह किसी को जिंदा पकड़ना चाहता था ताकि उससे मास्टरमाइंड के बारे में पूछ सके। तभी उसे कंधे पर वार होता है। उसे लगा था कि सीने पर हुआ है, लेकिन नहीं। और सिमोन पूछता है कि ये लोग अब भी जिंदा कैसे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि गिगेंट अब भी किनारे से लटका हुआ है। वो ये कैसे नहीं देख पाया। टाइसेल पूछता है कि क्या उसने सच में ये सब उसकी ऑर्डर के साथ किया है, और कहता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। सिमोन कहता है कि अच्छा है, अब वो उसे जिंदा पकड़ लेगा और सब कुछ उगलवाएगा। टाइसेल कहता है कि कोशिश करके देख ले, क्योंकि वो उसे दर्द देकर मारेगा जब तक वो खुद मौत के लिए गिड़गिड़ाने न लगे। फिर वो चाकू लेकर उसकी तरफ दौड़ता है। सिमोन कहता है कि ये कितना झंझट भरा है और वो जादू करने जाता है, लेकिन उसे तेज दर्द महसूस होता है और कहता है कि वो अपनी मना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके दिल में फटने जैसा लग रहा है, और ये सब शाप के कारण है। टाइसेल हंसता है और कहता है कि अब उसका मना खत्म हो गया है और ये उसका अंत है, और वो चाहे जितना मौत की भीख मांगे, अब वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। सिमोन उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि ऐसा नीच शाप उसके लिए कुछ नहीं है, और वो जमीन पर एक जादुई गोला बनाना शुरू करता है। उसकी आंखों में फिर से ऊर्जा लौट आती है। काली परछाइयां जमीन से निकलकर टाइसेल को पकड़ लेती हैं और वो चिल्लाता है कि ये काला जादू है। ये पूछता है कि नायकों के वंश जैसा जादू कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमोन की आंखें अब थोड़ी और डरावनी हो गई हैं और वो कहता है कि उसके धैर्य के खत्म होने से पहले वो होगा कि वो बता दे कि उसका मास्टर कौन है। वो कहता है कि जवाब दे, और काली परछाया उसके गले पर थोड़ा वार करती है। टाइसेल दबाव में टूट जाता है और चिल्लाता है कि वो सब कुछ बता देगा और उसका नाम मोनिक है, और ये सब कुछ उसी के कहने पर किया गया है। सिमोन सोचता है कि वो इतनी दूर क्यों गया और क्या ये अखाड़े की घटना की वजह से, लेकिन टाइसेल दया की भीख मांगता है और कहता है कि उसे बस इतना ही पता है। सिमोन पूछता है कि क्या वो सच में दया चाहता है, और टाइसेल कहता है कि उसे बस इस बार माफ कर दो। फिर वो परछाइयां उसके सिर के चारों ओर लपेट लेती है और उसके मुंह के अंदर जाती है। सिमोन कहता है कि उसने कभी अपने दुश्मनों को माफ नहीं किया और उसे सीधा उड़ा देता है, उसे लाल धुएं में बदलते हुए। फिर वो काली परछाइयों और जादुई गोले को हटाता है और कहता है कि चाहे वो मानव हो या राक्षस, वो उनकी शक्ति को सोखना पसंद नहीं करता। सिमोन कहता है कि काउंट मोनिक जरूर बहुत भड़का हुआ था, लेकिन ये अखाड़े की घटना की वजह से नहीं था, क्योंकि उसने एक नाइट ऑर्डर, हत्यारे और यहां तक कि गिगेंट्स भी भेजे। और इतनी बड़ी ताकतों को एक साथ भेजना ये दर्शाता है कि लॉन परिवार को निशाना बनाने की और कोई बड़ी वजह हो सकती है। और चाहे जो भी हो,
वो उसे इस हरकत की कीमत जरूर चुकवाएगा जब तक वो घुटनों पर गिरकर माफी नहीं मांगेगा। सिमोन के पीछे झाड़ियां हिलती हैं जिससे वो चौंकता है और फिलिप पूछता है कि वो कहाँ चला गया, और फिर रोजर्स और फिलिप दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। सिमोन कहता है कि वे उससे उम्मीद से जल्दी आ गए और वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि वो सुरक्षित है। सिमोन कहता है बिल्कुल, तुम मुझे क्या समझते हो, और कहता है कि अब चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। जैसे ही दिन निकलता है वो उन्हें वो सब बताता है जो उसने जाना और कहता है कि फिलहाल मोनिक के इलाके से दूर रहना बेहतर होगा। रोजर्स कहता है कि इसका मतलब है कि उन्हें वापस चोरगांव लौटकर अपने लोगों को इकट्ठा करना होगा। सिमोन पूछता है क्यों, और रोजर्स कहता है कि वो ये गारंटी नहीं दे सकते कि कुछ ऐसा दोबारा नहीं होगा। सिमोन कहता है कि दुश्मन शायद अभी कोई कदम नहीं उठाएंगे इतने बड़े नुकसान के बाद, तो अभी एक गिगेंट हासिल करना सबसे अच्छा रहेगा। रोजर्स कहता है कि शायद पास में कहीं बिक रहे होंगे, लेकिन उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, तो वो जानना चाहता है कि सिमोन उसे घर कैसे ले जाएगा। सिमोन पूछता है कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि दुश्मनों ने एक शानदार गाड़ी वहीं छोड़ दी थी और वो वही ट्रेलर है। शायद उसका रंग थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन शायद उसे भ्रम हो रहा है। जब वे अंदर जाते हैं, फिलिप कहता है कि ये सच में छुपा हुआ आशीर्वाद था क्योंकि उन्हें एक ट्रेलर फ्री में मिल गया। रोजर्स कहता है कि वो बहुत बेफिक्र है इतने खतरे से गुजरने के बाद। रोजर्स कहता है कि अब वो उसकी सुरक्षा के लिए अपनी विशेष ट्रेनिंग बढ़ा देगा। फिलिप कहता है कि शांत हो जाओ क्योंकि आखिर में कुछ हुआ नहीं। ऊपर से सिमोन भी सुरक्षित है क्योंकि जैसे ही दुश्मन मारे गए जमीन अपने आप ही गिर गई। ये इस बात का सबूत है कि सिमोन भाग्यशाली है। सिमोन भ्रमित है, कहता है, और फिर वो लगभग मर गया होता अगर वो बदला लेने के बिना ही मर गया होता उस शाप की वजह से। उसका घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। वो कहता है कि जब उसे शाप महसूस हुआ तो उसके दिल पर बना काला गोला रुक गया और इसका कोई और कारण नहीं हो सकता। उसने एक ऐसा जादू पाया है जो उस शाप को टक्कर दे सकता है, लेकिन लगता है कि उसका वर्तमान गोला अभी बहुत कमजोर है और वो सोचता है कि ऐसा जादू करने वाला कौन हो सकता है। अब सीन बदलता है और हम सेंट्रल इंपीरियल कैपिटल में एक जाना पहचाना चेहरा देखते हैं। डैरेन घुटनों पर बैठा कांप रहा होता है और एक आदमी सामने सिंहासन पर बैठा है। वो आदमी पुष्टि करता है कि वो वही है जो वो सोच रहा है। डैरेन कहता है हाँ और पूछता है कि उसे क्यों बुलाया गया है। आदमी कहता है कि एक मध्यस्थ के रूप में उसे पिछले साल दिए गए आदेश याद होंगे जो डेमन किंग के किले की सुरक्षा को लेकर थे। डैरेन कहता है कि वे सफल होने ही वाले थे, लेकिन कोई आ गया और उनके रास्ते में आ गया। आदमी पूछता है कि क्या ये सच है और अपना मुखौटा हटाते हुए पूछता है कि क्या वो उसकी पहचान जानता है, लेकिन डैरेन डल जाता है और रोते हुए माफी मांगता है। कहता है कि इस बार वो सफल होगा। आदमी उसकी तरफ आता है और पूछता है कि वो मौत से क्यों डरता है, और हम देखते हैं कि वो एक कंकाल है। वो कहता है कि उसे बस ये जानना है कि उसकी योजनाओं के रास्ते में कौन आया। फिर सीन बदलता है जादू के शहर ब्रेंडन में। सिमोन कहता है कि इसका स्तर बहुत विशाल है और यहाँ भीड़ लामार से बहुत बड़ी है। रोजर्स कहता है कि ये तो उम्मीद की बात है क्योंकि यहाँ जादू टावर है जो पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध है। इसी वजह से यहाँ जादूगर, व्यापारी और तकनीकी लोग सड़क पर दिखते हैं। यहाँ का हर व्यक्ति शहर को आगे बढ़ाने में लगा है। ये जगह गिगेंट लेने के लिए परफेक्ट है। यहाँ कई तरह की क्लासेस भी है, योद्धा से लेकर हीरो तक। यहाँ एक महीने में दर्जनों बनाए जा सकते हैं। सिमोन कहता है कि अगर तुम इतना बड़ा चरार बता रहे हो तो अब मेरी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। फिलिप कहता है कि उन्हें ढूंढने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ वेरिटास जादू टावर की एक शाखा भी है। रोजर्स कहता है कि चूंकि गिगेंट बनाना वेरिटास टावर से शुरू हुआ था वे सबसे भरोसेमंद है। फिलिप भी सहमत होता है और कहता है कि अधिकतर महाद्वीपीय रूप से मान्यता प्राप्त गिगेंट्स वहीं से बने हैं। सिमोन यह सुनकर हैरान हो जाता है और अपने पिछले जीवन को याद करता है जब बुजुर्ग किसी गर्म मशीन से मजे ले रहा था। सिमोन कहता है कि यह सब इतना ताजा लगता है जैसे कल ही हुआ और पूछता है कि क्या 500 सालों में वे इतने बड़े हो गए कि शक खोल ली। अब वो इस मौके का फायदा उठाकर उनकी असली प्रकृति देखेगा। उन्हें पैसे देना उसे पसंद नहीं, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो वो उसे खरीदेगा, फिर उसे खोलकर उसके गुण दोष समझेगा और उससे कहीं बेहतर एक बनाएगा। जैसे ही वो टावर की ओर बढ़ता है एक गार्ड उसे रोकता है। कहता है कि कोई भी ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता और सिर्फ विकाउंट परिवार या उससे ऊपर के लोग ही अंदर जा सकते हैं। सिमोन कहता है कि वो बदतमीज है। पूछता है कि बिना पहचान जाने वो उसे नीचा कैसे देख सकता है। फिलिप फिर बताता है कि वो एक विकाउंट का हिस्सा है और वो एक लॉर्ड है तो उसे उचित सम्मान देना चाहिए। गार्ड विकाउंट को पहचानता है लेकिन फिर हंसने लगता है और कहता है कि वो जानता है कि उनका परिवार बहुत गरीब है।
रोजर्स और फिलिप दबाव छोड़ने लगते हैं। सिमोन कहता है कि चिंता मत करो, मूर्खों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और ये लोग वैसे भी जैसे पहले थे वैसे ही सड़े हुए। फिर भी ये जगह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य है, और ये बाकी मैजिक टावर्स से पूरी तरह अलग स्तर पर है जो उसने देखे हैं। उसे पूरा यकीन है कि उस वर्कशॉप से निकलने वाले गिगेंट्स गुणवत्ता और संख्या दोनों में बेहतरीन है। वह एक ठंडी सांस लेते हुए कहता है कि फिर भी ये सब काफी घिनौना है। गार्ड पूछता है कि उसका मतलब क्या है, तो सिमोन कहता है कि इन्होंने शिष्टाचार को किनारे रख दिया है, इसलिए ये लोग उसके पैसे खर्च करने के लायक नहीं है। रोजर्स एकदम हताश हो जाता है और कहता है कि उसे माफ कर दिया जाए, क्योंकि वह नाइट्स का एक बेकार कैप्टन है, इसलिए वह बदनामी का सामना कर रहा है। सिमोन कहता है कि ठीक है, अगर गेटकीपर का बर्ताव ऐसा है तो अंदर की स्थिति निश्चित ही कहीं ज्यादा आकर्षक होगी, और उन्हें कहना चाहिए कि समय बच गया। मतलब उन्हें बाकी मैजिक टावर्स भी देख लेने चाहिए। बैकग्राउंड में कचरे का प्रतीक भी दिखता है। सिमोन कहता है कि ये कमीने जब सब खत्म हो जाएगा तब इसकी कीमत चुकाएंगे, लेकिन अभी के लिए वह इसे अलग रख रहा है क्योंकि उसे एक गिगेंट चाहिए। वे एक और टावर की तरफ बढ़ते हैं। सिमोन पूछता है कि क्या वह इस जगह से बहुत उम्मीद कर सकता है, और रोजर्स कहता है हाँ, ये जगह इतनी शानदार है कि ये टॉप 10 मैजिक टावर्स में से एक है। उत्पादन की गति के मामले में कोई और इनके बराबर नहीं है। जैसे ही वे मॉडर्न मैजिक टावर की ओर बढ़ते हैं, सिमोन कहता है कि अगर गुणवत्ता अच्छी हो तो ये लोग बेहतरीन होंगे, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। फिर कोई आता है और पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं, और वह खुद को गैरेट कहकर परिचय देता है और पूछता है कि क्या वे कोई खास गिगेंट ढूंढ रहे हैं। सिमोन कहता है कि वे 30,000 की रेंज में कोई गिगेंट ढूंढ रहे हैं और पूछता है कि क्या कुछ सिफारिशें हैं। गैरेट कहता है कि हैं, और उन्हें कैटलॉग देखना चाहिए। उनके पास पावर, डिफेंस और कई अन्य चीजों में स्पेशलाइज्ड गिगेंट्स हैं। सिमोन कहता है कि इनकी गाइडेंस और समझाने का तरीका बहुत बारीक है और इनकी कस्टमर सर्विस शानदार है। इसके ऊपर वेरिटास के उलट ये लोग रूप या स्टेट्स के आधार पर भेदभाव नहीं करते, बल्कि अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं। लगता है कि टॉप 10 मैजिक टावर्स में से सभी कचरा नहीं है। अगर गुणवत्ता ठीक रही तो वह यहीं से खरीदेगा। एक आदमी चिल्लाता है कि क्या वे रिपेयर नहीं कर सकते, और गैरेट कहता है कि ये कोई दोष नहीं है, लेकिन वह आदमी उस पर चिल्लाता है कि इसमें स्पष्ट रूप से ड्यूरेबिलिटी की कमी है। जैसे ही वह उस पर चढ़ा, वह टिन के डिब्बे की तरह मुड़ गया। सिमोन समझ जाता है कि वे भी लगभग इसके झांसे में आ जाते और इसे सूची से हटा देते हैं। वे एक और टावर की ओर बढ़ते हैं और उस जगह का मालिक एकदम नशे में धुत है, वह भी लिस्ट से बाहर। और सिमोन कहता है कि उन्होंने कहा था कि ये एक अच्छी सिटी है, लेकिन ये जगह तो पूरी तरह बर्बाद है। फिलिप सहमति जताता है और रोजर्स कहता है कि जब एम्पायर में सख्त नियंत्रण था तब वे केवल टॉप टियर गिगेंट्स बनाते थे, लेकिन अब आप कुछ भी खरीद सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं। तो लगता है कि गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। सिमोन 2 लोगों को बात करते हुए देखता है और उनमें से एक बता रहा होता है कि उसका गिगेंट कितना इनोवेटिव है। दूसरा उसे धक्का देकर हटाता है और कहता है कि वह कोई भिखारी नहीं है। फिलिप कहता है कि अगर वह फ्लायर बांट रहा है तो उसकी गुणवत्ता जरूर खराब होगी। फिर सिमोन उसके पास जाता है और उसका पेपर वर्क देखता है और वह आदमी रोने लगता है। सिमोन कहता है कि यह वास्तव में काफी दिलचस्प है। उसने इस फ्रेम को गोलेम की थ्योरी के आधार पर डिजाइन किया है, और कोई कह सकता है कि यह पुराना है, लेकिन यह बुरा नहीं है। शायद यह म्यूट की शिक्षाओं का नतीजा है कि वह इस गिगेंट को अभी देख पा रहा है। वह पूछता है कि उसे निवेश के लिए कितना चाहिए, जो उस आदमी को हैरान कर देता है। वह पूछता है कि क्या वह गंभीर है और कहता है कि उसे इसे मैन्युफैक्चर करने के लिए लगभग 10,000 की जरूरत है। सिमोन अपने पिछले जीवन के एक वर्जन को देखता है और मुस्कुराता है और कहता है कि वह उसकी लेबोरेटरी जाना चाहता है। रोजर्स कहता है कि जब उसने कहा कि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग के पैसे नहीं है तो उसने सोचा कि उसके पास जगह और टूल्स भी नहीं होंगे, लेकिन कम से कम उसके पास एक मैजिक टावर है, हालांकि वह गिरने के कगार पर लग रहा है। वह आदमी कहता है कि पिछला मॉडल ठीक ठाक बिका था, इसलिए वह अब तक टिका हुआ है, लेकिन नया मॉडल बहुत ज्यादा समय और पैसा लेता है, इसलिए वहां अब केवल कुछ लोग बचे हैं क्योंकि बाकी सब चले गए। वे सोचने लगते हैं कि शायद वह धोखेबाज हो। वह उन्हें धन्यवाद देता है कि वे यहां तक आए और कहता है कि वे चारों ओर देख सकते हैं। सिमोन एक जानी पहचानी चीज देखता है और कहता है कि वह इसे पहचानता है, यह स्टिंग है। वह आदमी थोड़ा शर्मिंदा होता है कि उसने इसे पहचान लिया, लेकिन वह गर्व महसूस करता है। सिमोन कहता है कि उसने इसे पहले एक बार देखा है।
गिगेंट में मैजिक के उपयोग की तकनीक उस पर गहरा असर छोड़ गई थी और ये उसी का काम लगता है। वह कहता है कि ये दिखने में भले ही स्टिंग जैसा है, लेकिन ये पूरी तरह से अलग मॉडल है और वह हेली के मैजिक टावर का हिस्सा था जिसने इसमें अपनी सबसे नई तकनीकें लगाई। इसलिए अंदर और बाहर सब कुछ नया होगा। यह स्टिंग मार्क 1 है। सिमोन कहता है कि यह दिलचस्प है और पूछता है कि इसे बनने में कितना समय लगेगा। वह आदमी कहता है कि मेजर काम पूरे हो चुके हैं, बस डिटेल्स बाकी है और उसे लगता है कि इसमें 1 या 2 महीने लगेंगे। वह माफी मांगता है क्योंकि यह काम बहुत सटीक है और बहुत सावधानी की जरूरत होती है। चूंकि उसके पास मैन पावर नहीं है, इसलिए उसे बहुत समय लगेगा। सिमोन सोचता है और कहता है कि वह 20,000 और निवेश करेगा और पूछता है कि अगर वह और टेक्नीशियन हायर कर ले तो क्या वह 1 हफ्ते में यह पूरा कर सकता है। वह आदमी कागज हवा में उछालता है पूरी उत्साह में और कमरे से बाहर भागता है और कहता है कि थोड़ी देर रुको। वह ऊपर जाता है और चिल्लाता है कि उसके पास बहुत अच्छी खबर है और अब वे सब फिर से काम कर सकते हैं और वह सबकी तनख्वाह भी दे पाएगा। जब हम उसके एम्प्लॉइज को डेस्क पर देखते हैं, वे बहुत थके हुए लगते हैं और वह आदमी उन्हें वापस लाता है। कहता है कि जब काम रोका गया था तब प्रोडक्ट 67.3% पूरा हो चुका था। उसे याद आता है कि उन्होंने तब रुकना पड़ा जब मैजिक सर्कल कोर की कैलिब्रेशन की जरूरत थी। हेंटी प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि वह इसको लॉक करने वाला है। फिलिप पूछता है कि क्या यह वाकई ठीक है और रोजर्स भी सहमति जताता है। कहता है कि गिगेंट को इनके हवाले करना थोड़ा अजीब है, लेकिन सिमोन कहता है कि चिंता मत करो। वह जानता है कि रिसर्च के दीवाने जादूगर कैसे होते हैं और उसे इस जगह के भविष्य में टॉप 10 मैजिक टावर्स में शामिल होने की उम्मीद है। उस रात फिलिप सो नहीं पा रहा क्योंकि रोजर्स हवाई अड्डे की तरह आवाज कर रहा है, लेकिन सिमोन का बिस्तर खाली है। सराय के बाहर वह एक छत पर बैठा है और कहता है कि उसने वह पा लिया जो वह चाहता था और अब बदले का समय है। जैसे ही वह वेरिटास मैजिक टावर की ओर बढ़ता है, हम पहले वाले गार्ड को जम्हाई लेते देखते हैं या कुछ गार्ड्स को ऊँघते हुए देखते हैं और वे छाड़ियों से आ रही सरसराहट सुनते हैं। वे थोड़ा घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि कौन है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता और वे कहते हैं कि शायद हवा थी। सिमोन उनके पीछे पहुंच चुका होता है और कहता है कि अब वह सब लेने वाला है जो उसका हक है और वह इंतजार नहीं कर सकता कि उन्होंने क्या छिपा रखा है। अंदर हम कई लोगों और भी गार्ड्स को देखते हैं। जब वह एक खिड़की से झांक रहा होता है तो वह डार्क इनविजिबिलिटी का उपयोग करता है और खुद को अदृश्य कर लेता है और एक ड्रेन पाइप की ओर बढ़ता है। उसमें प्रवेश करता है और फिर एक गार्ड के पीछे से निकलते हुए एक पैसिंग शैडो के साथ चलता है और एक छाया से दूसरी छाया की ओर छलांग लगाता है। वह कहता है कि हालांकि उसे यहां भटकने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये जगह वाकई में काफी डीली है। उसे एक घबराया हुआ जादूगर दिखता है जो एक कमरे में दाखिल होता है और कहता है कि वह आखिरकार अंदर आ गया है और उसे पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। सुरक्षा उम्मीद से भी खराब थी और अब उसे केवल ऑफिस ओनली मैजिक लाइब्रेरी जाना है और एक ग्रिमोire निकालनी है। कोई भी उच्च श्रेणी का जादूगर बनकर पैदा नहीं होता, इसलिए अगर वह इसे हासिल कर लेता है तो वह निश्चित रूप से एक मिड रैंक वाला जादूगर बन सकता है और शायद उससे भी ऊपर जा सकता है, बल्कि वह इसे पूरी तरह मास्टर भी कर सकता है। सिमोन उसकी छाया में होते हुए कहता है, तुम कहीं भी चले जाओ, इस तरह के मूर्ख हमेशा मिल जाएंगे, लेकिन इस आदमी से चिपके रहना मजेदार होगा। जैसे ही वह आदमी घुटनों के बल बैठकर लॉक खोलने की कोशिश कर रहा होता है, वह कहता है कि यहाँ का मैकेनिज्म भी काफी कमजोर है और कि ये हाई रैंकिंग जादूगर इन चीजों में बहुत लापरवाह होते हैं। फिर एक आदमी की आवाज आती है कि उसने किसी को हाल ही में एंट्री की परमिशन नहीं दी थी। उस हालत में वह निश्चित ही एक घुसपैठिया होगा। हमें इस ब्रांच के मास्टर जेमसन से परिचय कराया जाता है, जो कहता है कि अगर यह आदमी घुसपैठिया है तो उसे वहीं मार डालने पर भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह आदमी जमकर डर जाता है और कहता है कि वह बस रास्ता भटक गया था और गलती से यहां आ गया और वह माफी चाहता है, बस एक बार माफ कर दिया जाए। लेकिन वह वास्तव में जेमसन के मोना प्रेशर से जम चुका होता है। जेमसन कहता है कि यह तो राहत की बात होगी क्योंकि वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि वह चोर है और वह गलती से मैजिक टावर के एक मूल्यवान सहयोगी को नुकसान पहुंचा सकता था। वह कहता है कि उसके पास कुछ बहुत ही कीमती स्क्रोल है, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है जिसे किसी भी हाल में लीक नहीं किया जा सकता और निश्चित रूप से उसे समझना चाहिए कि वह सुरक्षा के मामलों में इतना संवेदनशील क्यों था। वह आदमी कहता है कि बिल्कुल वह समझता है क्योंकि यह टावर के लिए है।
जेमसन हंसते हुए उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि सच कहूं तो यह उस पर भी एक बोझ है। एक सहयोगी के रूप में वह निश्चित ही हीरो ग्रेड के बारे में जानता होगा। वह आदमी कहता है कि पूरे महाद्वीप में ऐसे बस कुछ ही हैं। जेमसन कहता है कि वह अच्छी जानकारी रखता है। गोपनीयता एक चिंता का विषय है, लेकिन केवल इन डिजाइनों को समझना भी बहुत बड़ी समस्या है। वह आदमी कहता है कि यह अविश्वसनीय है और सोचता है कि क्या ये वाकई में उसी के डिजाइन्स हैं। वह कहता है कि सिर्फ एक झलक में ही वह समझ सकता है कि यह मैजिक का एक अविश्वसनीय उपयोग है, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसकी जादुई शक्ति कुछ रैंक्स ऊपर चली गई हो, सिर्फ इन्हें देखकर ही। फिर जेमसन तुरंत अपना लहजा बदलता है। कहता है कि वह निश्चित रूप से देख सकता है कि उसने इन्हें देखा है, और वह अपने हाथ में कुछ जादू इकट्ठा करता है और कहता है कि नियम यह है कि जो बिना अनुमति स्क्रॉल्स को देखे उसे तुरंत खत्म कर दिया जाए। वह आदमी माफी मांगता है और कहता है कि यह ठीक नहीं है क्योंकि उसने खुद इन्हें दिखाया। खुद। जेमसन पूछता है कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि उसे उनकी दिशा में देखने तक की इजाजत नहीं थी। उसे पागल कमीना कहता है। वह आदमी उसे बताने की कोशिश करता है कि वह गलत था, लेकिन तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वह जलकर खाक हो जाता है। जेमसन कहता है कि यही सही है और उसे ऐसी चीजों की चाह नहीं रखनी चाहिए थी। अगर उसे अपनी हैसियत का पता होता और उसी के अनुसार व्यवहार करता तो उसका ऐसा अंजाम न होता, और अब अगली जिंदगी में उसे सही से व्यवहार करना चाहिए। जैसे ही हम जमीन पर उसकी जली हुई लाश देखते हैं, सिमोन हंसता है और फिर कहता है कि उसने उसे वो रहस्य सिर्फ इसलिए दिखाए क्योंकि उसे मारने का एक कारण चाहिए था, और वह शुरू से ही उसे मारना चाहता था। वह जानता था, चाहे वो अतीत हो या अब, ये जादू का टावर घटिया लोगों से भरा हुआ है। अपने ऑफिस में हमें पता चलता है कि नया हीरो महान हिगांटे का नाम एटलस है। जेमसन कहता है कि जादू टावर का नया डिजाइन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वह सामने की ओर देखता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि वहां कौन है, लेकिन उसे सामने आना चाहिए। सिमोन छाया से हैरान होता है, लेकिन फिर भी सामने आता है और पूछता है कि क्या वह शाखा प्रबंधक है, और कहता है कि कम से कम उसकी इंद्रियां थोड़ी ठीक है। जेमसन पूछता है कि वह कौन है और उसका उद्देश्य क्या है, और सिमोन कहता है कि वही जो 500 साल पहले था, दुनिया को जेमसन जैसे सड़े हुए कचरे से शुद्ध करना। जेमसन एक विस्फोट करता है और पूछता है कि उसे टावर मास्टर को ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, और कहता है कि वेरिटास ऐसे लोगों का घर है जिनकी बुद्धि इतनी ऊंची है कि वह कभी उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वे चुने हुए लोग हैं, और अगर वह बकवास करता रहा तो वह फिर कभी दिन का उजाला नहीं देखेगा। सिमोन इस बात पर हंसने लगता है कि उसने खुद को चुना हुआ कहा, और पूछता है कि यह फैसला आखिर किया किसने था, और कहता है कि ये लोग पिछले 65 सालों में जरा भी नहीं बदले हैं और खुद को ही खास समझते हैं और दूसरों को इंसान तक नहीं मानते। लेकिन अब से वह इस गलतफहमी को सुधार देगा। वेरिटास शब्द को इतिहास से मिटा दिया जाएगा। जेमसन रोने और चिल्लाने लगता है जब सिमोन अपनी डगबुलेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं। हम देखते हैं कि जेमसन के मुंह से झाग निकल रहा है। वह दया की भीख मांग रहा है, और सिमोन कहता है कि उसने म्यूट से सुना था कि ये लोग युद्ध से दूर हो गए हैं, लेकिन वह ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि छठे सर्कल वाला इतना डरपोक है। सिमोन अपनी मेज की ओर देखता है और कहता है कि वह अब अपनी लूट लेना चाहता है। जब वह गिगांट के डिजाइन को देखता है तो कहता है कि अगर पूरे महाद्वीप में ये कुछ ही है तो ये काफी अच्छी चीज मिली है, और उसे नहीं पता कि इसे यहाँ खुले में क्यों छोड़ा गया था, लेकिन वह इसका अच्छा उपयोग करेगा, और यह देखना कि यह जगह अपनी ही गुप्त हथियार से नष्ट हो जाए वास्तव में एक अद्भुत दृश्य होगा। और फिर वह ऑफिस में हंसने लगता है। सिमोन कहता है कि उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा कुछ मिला है, और सिर्फ इसका नुकसान होना ही वेरिटास जादू टावर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ये काफी नहीं है। जैसे ही वह मेज और उसके पास की जमीन को आग लगाना शुरू करता है, वह कहता है कि पिछले 65 वर्षों में जो रहस्य और ग्रिमोयर्स उन्होंने जमा किए हैं, उनके मूल्य के अनुसार कम से कम इतना तो देना बनता है। और यह अवारेस्ट की टावर जो उन्होंने दूसरों को रौंद कर बनाई थी, उसका अंत बड़ा ही मनोरंजक होगा। दिन में हम देखते हैं कि उनका ट्रेलर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सिमोन कहता है कि वह निश्चित है कि वे अब घबराए हुए होंगे। सभी जादू टावरों के सबसे कीमती रहस्य राख हो चुके हैं, और ये दर्जनों गिगांट्स खोने के बराबर है। उन कीमती ग्रिमोयर्स और हीरो ग्रिड गिगांट का डिजाइन मिलना उससे कहीं बड़ा लाभ है जितना उसने सोचा था। वह बदले की भावना से प्रेरित था, लेकिन उसे इससे बहुत कुछ मिला। रॉजर्स कहता है कि वह अच्छे मूड में लग रहा है। पूछता है कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि वह उस समय से ज्यादा चमकदार दिख रहा है जब उन्हें नया गिगांट मिला था। फिलिप कहता है कि उसे बताए, और सिमोन कहता है कि वह बस खुश है कि वह वापस घर लौट रहा है।
फिलिप कहता है कि वह भी और वह आराम करना चाहता है। रॉजर्स पूछता है कि वह आराम से क्या मतलब है। कहता है कि वह तुरंत प्रशिक्षण शुरू करेगा। फिलिप पूछता है कि वह इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। रॉजर्स पूछता है कि क्या वह पहले ही उन व्यापारियों की घटना को भूल गया है, क्योंकि अगर वह खुद को एक नाइट कहता है तो दूसरों की रक्षा करते हुए लड़ना अनिवार्य है, और जैसे ही वे लौटते हैं वह शारीरिक प्रशिक्षण से फिर शुरू करेगा। फिलिप सिमून से रॉजर्स को रोकने के लिए कहता है, लेकिन सिमून बस खिड़की से बाहर देख रहा है। कहता है कि उसने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा हासिल किया है, इसलिए जब वह लौटेगा तो उसे अपने सर्कल को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान देना होगा। वह फिर कुछ नोटिस करता है जब वह राजकुमारी रेया को घुटनों पर प्रार्थना करते हुए देखता है। वह प्रार्थना करना शुरू करती है, कहती है, हे धरती माँ, ये युवा और अयोग्य पुत्री आपसे प्रार्थना करती है कि उसे शरणार्थियों की मदद करने की शक्ति दें। सिमून उसे आवाज देता है जिससे वह चौंक जाती है, और वह पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है और उसके पास ट्रेलर भी क्यों है। वह कहता है कि बहुत कुछ हो गया है। पूछता है कि वह यहाँ क्यों है और लामार में क्यों नहीं है, और क्या काउंट मोनिक ने कुछ किया है। वह कहती है कि हालांकि उसने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं। उसके लामार छोड़ने के बाद उसने सोचा था कि काउंट की तानाशाही रुक जाएगी, लेकिन बिना किसी कारण के उसने और ज्यादा हिंसक तरीके से उन्हें घेरना शुरू कर दिया। वह अपना वादा निभाने के बजाय शरणार्थियों पर टैक्स बढ़ा दिया ताकि उन्हें परेशान कर सके। उसने उनके घरों में आग तक लगा दी और कई घायल हुए और मारे गए। उन्होंने फैसला किया कि वे अब वहां नहीं रह सकते, इसलिए वे सहायता के लिए मार्क्विस मायर के पास आए हैं, जो कुलीनगुट के तीसरे प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। सिमून पूछता है कि क्या उसने वास्तव में उन्हें मिलने से मना कर दिया, और वह कहती है हाँ। विक्टर कहता है कि वे पहले ही 3 दिन बिता चुके हैं, और जैसा कि वह देख सकता है उन्हें स्पष्ट रूप से दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन रेया हार नहीं मान सकती, इसलिए उसने फैसला किया कि वह तब तक प्रार्थना करेगी जब तक मार्क्विस उसे मिलने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। सिमून कहता है कि यह बहुत निराशाजनक है, खुद को यूं अंधाधुंध इंतजार और एक ऐसे भगवान से प्रार्थना करके तकलीफ देना जो उत्तर नहीं देगा। विक्टर कहता है कि वह बहुत कठोर बोल रहा है, और सिमून उसे कहता है कि एक बार सोच कर देखो, मार्क्विस के दृष्टिकोण से क्या उसके पास उन्हें अंदर लेने का कोई कारण है। उसे दसियों हजार शरणार्थियों की देखभाल करनी पड़ेगी, और शायद काउंट मोनिक के साथ क्षेत्रीय विवाद का जोखिम भी लेना पड़ेगा। जोखिम बहुत बड़ा है, ऐसा अनुरोध मानने वाला कोई मूर्ख ही होगा। रेया हतोत्साहित होकर पूछती है कि क्या इसका मतलब यह है कि वह भी उसके कार्यों को व्यर्थ मानेगा। वह कहता है हाँ, और पूछता है कि क्या उसने लामार की घटना से कुछ नहीं सीखा। किसी चीज की रक्षा करने के लिए उसे शक्ति चाहिए, बिना शक्ति के वह कुछ भी नहीं बचा सकती। सिमून कहता है कि वह जानता है कि वह कातरीना नहीं है, लेकिन वह बहुत मिलती जुलती है और वह उसके बारे में चिंतित हुए बिना नहीं रह सकता। वह उससे कहता है कि वह अपनी भूमि में लौट जाए और वह उसे वहां तक ले जाएगा। वह कहती है कि जब तक वह मार्क्विस से नहीं मिलती वह ऐसा नहीं कर सकती। उसके पास लौटने की कोई योजना नहीं है, और वह पूछता है कि क्या वह आखिरी दम तक ऐसा ही करने वाली है, और अगर मार्क्विस मना कर दे तो वह यही मर जाएगी। वह उससे कहता है कि हकीकत को स्वीकार करो। अगर वह किसी से हजारों बेबस शरणार्थियों की देखभाल करने को कहेगी तो समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन अभी उसे शरणार्थियों को नहीं बल्कि खुद को देखना चाहिए कि वह खुद क्या कर सकती है। वह कहती है कि अगर उसे उनकी देखभाल खुद करनी है और इसके लिए उसे शक्ति जुटानी है तो उसमें कितने साल लगेंगे, तब तक कितने लोग अपनी जान गंवा देंगे, इसका क्या अर्थ होगा। वह कहता है कि वह सबको नहीं बचा सकती। पूछता है कि क्या वह सबको बचाने की कोशिश में व्यर्थ मरना चाहती है। वह पूछती है कि क्या वह वास्तव में मानता है कि उसकी जान शरणार्थियों से ज्यादा कीमती है। वह कहता है बिल्कुल, लेकिन वह चिल्लाकर कहती है कि वह गलत है। सभी जानें बराबर कीमती होती हैं और उसकी जान भी उनमें से किसी एक के बराबर है, और उसके नागरिक उसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए चाहे हालत कितनी भी मुश्किल हो वह कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ेगी। उसका कर्तव्य है कि वह उनके लिए जो कर सके वो करे। सिमून बिल्कुल निरुत्तर हो जाता है और उसे कातरीना की बात याद आती है, जो पूछती थी कि उस बच्चे को जन्म के फैसले की सजा क्यों भुगतनी पड़ रही है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा होना चाहा था। सिमून कातरीना से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर व्यक्ति समान रूप से खुश रह सकेगा। वह बैठा हुआ उसे घूरता है और फिर सोचने लगता है कि अगर कोई उसके जैसा इंसान 500 साल पहले उनके साथ होता तो क्या हालात कुछ अलग होते। वह ये बात जोर से कहता है और वह पूछती है कि वह क्या कह रहा है, और वह कहता है कि उसने बहुत पहले ही यह भूल गया था कि बदला ही एकमात्र कारण नहीं था
कि वह दुनिया को बदलना चाहता था और उसकी वजह से उसे वह याद आ गया है। वह कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या बक रहा है, लेकिन सिमोन कहता है कि उसकी आशावादी बातों की वजह से अब वह भी उसे अपनी ताकत देना चाहता है और वल्गा साम्राज्य के शरणार्थियों और उनके भाग्य के बारे में लैन परिवार उसके साथ खड़ा रहेगा। रात में दृश्य वेरिटास जादू टावर शाखा पर जाता है। हम देखते हैं कि टावर का एक हिस्सा जला हुआ है शायद, लेकिन दीवार की चोटी पर हरे रंग की बिजली की एक विशाल चमक दिखाई देती है। गार्ड सभी को सावधान रहने को कहते हैं क्योंकि उनका विरोधी एक जादूगर है और वे पूछते हैं कि क्या उसी ने पुस्तकालय को जलाया था। वह आदमी कहता है कि यहाँ की सुरक्षा बहुत ढीली है और वे ठीक से पहचान भी नहीं कर सकते। वे उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि हिलना मत। तभी उनमें से एक कुछ पहचानता है। उस आदमी की पीठ पर 7 लकीरें हैं और वे सभी तुरंत अपने हथियार गिरा देते हैं और वेरिटास जादू टावर के मुख्यालय के 7वें एल्डर को सम्मान देते हैं। वह आदमी पूछता है कि जेमसन कहाँ है और हम 7वें एल्डर से मिलते हैं जो निरीक्षण विभाग का प्रमुख है, पिरो एरोन। वे उसे बताते हैं कि शाखा प्रबंधक पुस्तकालय में है और वे उसे वहां ले जाएंगे। पिरो पूछता है कि क्या वह यहाँ का सुरक्षा प्रमुख है और वह कहता है हाँ। पिरो उसके साथ चलता है, उसके सिर को पकड़ लेता है और कहता है कि उसे मार्गदर्शक की जरूरत नहीं है और एक अयोग्य आदमी के द्वारा रास्ता दिखाया जाना घिनौना है और वह उसे विस्फोट से उड़ा देता है, सीधे मार डालता है और बाकी गार्ड डर जाते हैं। जैसे ही वह उसकी टूटी हुई लाश के पास से गुजरता है, वह कहता है कि वेरिटस को बेकार लोगों की कोई जरूरत नहीं है। हमें 5 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा है। वह नदी में डूब रहा है। वह तैरने की पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर नीचे चला जाता है और बुलबुले छोड़ता है। सिमोन कहता है कि यह बच्चा ऐसे मरेगा, इसलिए वह पास के गांव जाकर मदद मांगेगा। कातरीना कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह अपने बाल बांधने लगती है और कहती है कि वह सीधे जाकर कूदेगी। पानी में कूद गई। थोड़ी देर बाद वह बच्चे को किनारे पर खींचती है और उसे सीपीआर देना शुरू करती है और वह पानी उगल देता है। वह बहुत खुश होती है कि यह काम कर गया। जैसे ही बच्चा फिर से सांस लेने लगता है, वह कहती है कि यह बहुत राहत की बात है। सिमोन पूछता है कि उसने इतनी लापरवाही क्यों की, क्योंकि वह खुद भी बहाव में बह सकती थी। वह कहती है कि उसे पता है यह लापरवाही थी और जैसे ही वह पानी में कूदी उसे डर लगा। वह पूछता है क्यों। फिर बारिश रुकने लगती है और उसका चेहरा धूप से चमकने लगता है और वह कहती है कि किसी की जान बचाने के लिए आपको लापरवाही से काम करने का साहस चाहिए होता है। उसे लगता था कि सिर्फ उनकी शक्लें मिलती है, लेकिन अब लगता है कि वे दोनों ही एक जैसे बेवजह लापरवाह हैं। इससे पहले कि वह अपनी अगली बात पूरी कर सके, हम फिलिप की आवाज सुनते हैं जो उसे बुला रहा है, पूछ रहा है कि यह सब कैसे हुआ। उसने सुना है कि सिमोन ने वुल्गा साम्राज्य के सभी शरणार्थियों को शरण देने का निर्णय ले लिया है। क्या वह सच में काउंट मोनिक से युद्ध करने जा रहा है? रोजर्स भी कहता है कि वह फिलिप की ही तरह सोचता है। अब यह तय हो गया है कि उन्हें उससे लड़ना ही होगा और हालांकि उनका चोर हाल में बेहतर कर रहा है, लेकिन वे युद्ध की तैयारी करने की स्थिति में नहीं है। फिलिप भी कहता है कि यह एक बेहद मूर्खतापूर्ण स्थिति है और अभी भी देर नहीं हुई है कि वह कह दे कि वह यह नहीं कर सकता क्योंकि उनके हालात युद्ध के लिए अनुकूल नहीं है। सिमोन उनकी बातों से चिढ़ने लगता है कि वे काउंट मोने की सेना की ताकत के बारे में बार बार बातें कर रहे हैं। वह कहता है कि भले ही योद्धा लेकॉन खुद कब्र से उठ खड़ा हो, सिमोन उन्हें बीच में रोकते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, वह यह हर हाल में करेगा। फिलिप पूछता है क्या वह पागल हो गया है, क्योंकि उनके पास 30,000 शरणार्थी है और वे मुश्किल से अपने लोगों का गुजारा कर पा रहे हैं। सिमोन उसे कहता है कि वह बस बंद करे। फिलिप कहता है कि वह चुप नहीं रहेगा और सब कुछ साफ साफ कहेगा। वह हर दिन अपने अंगरक्षक को पीछे छोड़कर कहीं चला जाता है, चाहे राजकुमारी कितनी भी सुंदर क्यों न हो। यह हद से बाहर है और अगर यह इसलिए है कि लोग उसे जिंदगी भर अकेला न कहें या इसलिए कि उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। सिमोन ठंडी आवाज में उसे कहता है कि अपना सिर जमीन पर रखे। फिलिप पूछता है क्या उसे उसका मजाक पसंद आया और सिमोन कहता है कि अभी करो। रोजर्स अपना सिर पकड़ लेता है कि उसका भतीजा सच में जमीन चाट रहा है। फिर वे योजना बनाने पर लौटते हैं। सिमोन दोबारा पूछता है कि क्या शरणार्थियों की संख्या 30,000 है और विक्टर कहता है कि हाँ सही है। फिलिप कहता है कि अगर इतने लोग चलने लगे तो सबका ध्यान खिंच जाएगा। सिमोन कहता है कि वे निश्चित रूप से पीछा करेंगे। अगर वे समुद्र के रास्ते जाएं तो वे जल्द ही चोर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी सूखा मौसम है इसलिए वे जहाज नहीं चला सकते। जमीन के रास्ते दूरी बहुत ज्यादा है और अगर उनका पीछा किया गया तो वे पकड़े जाएंगे। रोजर्स पूछता है कि क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए जब तक वे जहाजों का उपयोग कर सकें।
फिलिप फिर सुझाव देता है कि वे इतनी सेना इकट्ठा करें कि पीछा करने वालों से मुकाबला कर सकें। सिमोन कहता है कि अगर वे समुद्र के रास्ते भी जाए तो भी स्थिति अलग नहीं होगी और शायद उनके पास अपना युद्धपोत भी हो, इसलिए वे जल्दी ही पकड़ लिए जाएंगे। काउंट मोन से लड़ना पहले से ही कठिन है, वे उसे सम्राट से समर्थन पाने का कोई बहाना नहीं दे सकते। फिलिप और रोजर्स दोनों सोचते हैं कि क्या उनके पास कोई विकल्प बचा है। सिमोन कहता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें नदी के रास्ते जाना होगा। जैसे ही वह नक्शे पर इशारा करता है, विक्टर हैरान होकर पूछता है कि वे जहाज नहीं चला सकते तो कैसे। सिमोन कहता है कि वही तो उनका फायदा है। हालांकि समय कम है लेकिन तैयारी के लिए पर्याप्त है। वे बेड़ों का उपयोग करेंगे। पानी इतना गहरा नहीं है कि जहाज चलें, लेकिन बेड़े चल सकते हैं। वे उन्हें इतना बड़ा बनाएंगे कि उन पर हजारों लोग खड़े हो सके। यह आसान नहीं होगा लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा भी नहीं। फिलिप कहता है कि वह समझ गया। अगर यह बेड़ा है तो चाहे जितना बड़ा हो वह तैरेगा। इसे बनाना जहाज की तुलना में कम समय लेगा। रोजर्स कहता है कि वह इसके खिलाफ है। इतने बड़े बेड़े तेज नहीं होंगे। अगर दुश्मन नदी के किनारे से साथ साथ चले तो वे आसानी से पकड़ लेंगे, और अगर वे सिर्फ दूर से हमला करें तब भी उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होगी। सिमोन कहता है कि वह हमेशा की तरह तेज है, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं क्योंकि उसने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। वे ट्रेलर का इस्तेमाल करेंगे। बेड़ों को सुरक्षा के लिए आपस में बांधने के बाद उन्हें ट्रेलर से बांध देंगे और ट्रेलर की गति से वे इतनी आसानी से पीछा नहीं कर सकेंगे। रोजर्स कहता है कि अब वह समझ गया। फिलिप भी कहता है कि यह निश्चित रूप से काम करेगा। विक्टर कहता है कि एक समस्या है। ये कहने में शर्म आती है लेकिन उनके पास इतने बड़े बेड़े बनाने की क्षमता नहीं है। सिमोन कहता है कि चिंता मत करो, उसके पास जायगैंट खरीदने के बाद कुछ पैसे बचे हैं। विक्टर पूछता है क्या यह सच है और उसे धन्यवाद कहता है, जबकि रेना बहुत चिंतित दिखती है। सिमोन कहता है कि वह उन्हें 30,000 देगा ताकि बेड़े मजबूत बनाए जा सके। रेया कहती है कि उसे अच्छी तरह पता था कि शरणार्थियों को स्वीकार करना और खुद को भी शामिल करना कठिन काम होगा। यहाँ तक कि काउंट मोन और उसकी सेना के खिलाफ लड़ने का निर्णय लेने का मतलब लैन परिवार के लिए भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन सिमोन कहता है कि सब ठीक होगा क्योंकि अंत में वे जीतेंगे। फिलिप भी कहता है कि हाँ, और उन्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। रोजर्स भी सहमत होता है, कहता है कि वे तो वैसे भी काउंट मोनिक से निपटने वाले थे। सिमोन कहता है कि इस कार्रवाई के दौरान वे पहल नहीं कर सकते। सफलता इस पर निर्भर करती है कि वे सुरक्षित रूप से नदी तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो वह उस पर विश्वास कर सकता है कि वह उन्हें वहां तक मार्गदर्शन करेगी। वह मुस्कुराती है, कहती है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। जैसे ही ट्रेलर आगे बढ़ता है, दृश्य फिर से वेरिटास मैजिक टावर में लौटता है। हम देखते हैं कि जोनाथन पूरी तरह शराबी बन चुका है, अकेले अपनी कुर्सी पर बैठा है और उसके चारों ओर बोतलें पड़ी हैं। जैसे ही वह एक और बोतल उठाता है, हमें पीरो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि वह इस दृश्य पर विश्वास नहीं कर सकता। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नीचे वाले भी इतनी बुरी स्थिति में है क्योंकि नेता खुद शराब पी रहा है। जेमसन उसकी ओर देखता है, पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है, और वह कहता है कि निश्चित ही उसे आग के लिए जिम्मेदार ठहराने आया है, लेकिन अब उसके पास खोने को कुछ नहीं है तो जो चाहे कर ले। पीरो कहता है कि उसे सजा मिलना तो तय है, लेकिन उससे कुछ पूछना है, उसने एटलस के ब्लूप्रिंट्स का क्या किया। जेमसन चौंकता है, पूछता है कि उसे कैसे पता चला। पीरो कहता है कि वह पहले से जानता था कि उसने चोरी की है, लेकिन वह देख रहा था कि उसके पास क्या है। उसके साथ कोई साजिश कर रहा था। उसे नहीं पता कि उसने यह क्यों चुराया जबकि उसके पास ऐसा कोई नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, जेमसन उसे रोकता है, पूछता है कि वह आखिर है कौन। पीरो पूछता है कि वह क्या कह रहा है। जेमसन कांपने लगता है, कहता है कि वह सभी बुजुर्गों से मिल चुका है। एक चीज जो उनमें सभी में समान है वह है उनकी अपार मना शक्ति, लेकिन उसने कभी इतनी घिनौनी ऊर्जा महसूस नहीं की। पीरो मुस्कुराता है, कहता है कि वे कहते थे वह अल्बर्ट के बराबर का जीनियस था दुर्घटना से पहले, और लगता है वह झूठ नहीं था। जैसे ही वह उसके पीछे प्रकट होता है, जेमसन चौंक कर मुड़ता है और तभी पीरो का हाथ हरा चमकने लगता है और वह उसे जेमसन की खोपड़ी के पीछे घुसा देता है। वह उसके भीतर कुछ खोजने लगता है जिसे जेमसन चिल्लाने लगता है। पीरो एक गोला निकालता है और उसे खींचता है। जेमसन मुंह के बल मेज पर गिर जाता है और पीरो चलता हुआ निकल जाता है। वह कहता है कि उसे लगा नहीं था, वह बताएगा तो वह खुद ही पुष्टि करेगा और वह पता लगा लेगा कि एटलस के ब्लूप्रिंट्स कहाँ हैं, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि वही कंकाल है जिसे हमने पहले देखा था। वह उसकी यादों को पढ़ने लगता है। साइमन की परछाई और सिमोन का चेहरा दिखता है जब वह जादुई गोली अपने सिर पर रखता है। पीरो हैरान होता है कि वह घुसपैठिया एक काला जादूगर था।
कहता है कि यह परेशानी वाला है क्योंकि राक्षस राजा की मृत्यु के 500 वर्ष बाद से अब तक उसके अलावा कोई और काले जादूगर नहीं बचे थे। वे हैं वुल्गा गणराज्य का डार्क क्लैन। उसे नहीं लगा था कि कोई दूसरा डार्क क्लैन पर्दे के पीछे से काम कर रहा होगा। जब वुल्गा और शाही सत्ता गिर गई तब वुल्गा गणराज्य की स्थापना हुई। लेकिन यह बात अभी भी एक रहस्य है कि गणराज्य को नियंत्रित करने वाले डार्क एल्फ है, क्योंकि उन्हें मानव जाति द्वारा लंबे समय से दबाया गया है। उसने सोचा था कि शायद वे कुछ योजना बना रहे हैं, लेकिन वे उम्मीद से तेज गति से बढ़ रहे हैं। अभी वे कमजोर है, लेकिन अगर उन्होंने काले जादू पर शोध कर शक्ति प्राप्त कर ली तो वे बरोक साम्राज्य के बराबर की ताकत बन सकते हैं। हालांकि गणराज्य को बढ़ने के लिए समय चाहिए। अभी ऐसा नहीं हुआ है। अगर वे हीरो ग्रेड जाइगेंट बना ले तो वे साम्राज्य को रोक सकते हैं, और अगर साम्राज्य ने सावधानी नहीं बरती तो वह नष्ट हो सकता है। वह सोचता है कि क्या उसे खुद ही ब्लूप्रिंट्स लाने जाना पड़ेगा, और वह अपनी उंगली से कुछ बनाता है जो जेमसन के कान में चला जाता है और उसके अंदर घूमने लगता है। हम देखते हैं कि जेमसन की परछाई धीरे धीरे खड़ी होने लगती है और अब वह पूरी तरह खड़ा हो जाता है। पीरो कहता है कि वह जाग चुका है। हम जेमसन के माथे पर एक विशाल नस देखते हैं और वह अमर राजा को पुकारता है। कहता है कि वह उसे वफादारी की शपथ लेता है और घुटनों के बल झुक जाता है। पीरो बताता है कि उसमें एक कीड़ा डाला था सिर्फ एहतियात के तौर पर, और वह जरूर कभी काम आएगा। फिर वह खिड़की की ओर मुड़ता है। कहता है कि अब समय आ गया है उत्तर की ओर जाने का। चोर पर वापस आते हैं। हम देखते हैं हैंस पूछते हैं कि क्या यह सच है। पूछते हैं कि उन्होंने किस हिम्मत से युवा स्वामी की हत्या की कोशिश की। ड्यूक काउंट मून को घिनौना कहता है कि अगर उसने जाइगेंट तक का इस्तेमाल किया तो शायद वह शुरू से ही लैंड क्षेत्र पर नजर लगाया था। डिक्सन कहता है कि पिछली बार जो जाइगेंट दुर्घटना हुई थी वह भी शायद उन्हीं का किया हो। रोजर्स सुझाव देता है कि शायद वे क्षेत्रीय युद्ध की योजना बना रहे हैं, लेकिन फिलिप कहता है कि उसके लिए शाही परिवार और कुलीन सभा की अनुमति चाहिए और उनके पास इसका औचित्य नहीं होना चाहिए। तो वे सोचते हैं कि वे कैसे कोशिश करेंगे। वे बात करने लगते हैं कि अगर काउंट मोन है तो वह अपने शाही संबंधों के कारण वह सारी अनुमति प्राप्त कर सकता है। डिक्सन फिर पूछता है कि क्या ऐसे खतरनाक हालात में शरणार्थियों को स्वीकार करना ठीक है, क्योंकि वे जैसे तैसे चोर को चला पा रहे हैं। अगर वे दसियों हजार शरणार्थियों को खाना देना चाहे तो उन्हें बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। फिर वे बहुत तेज आवाज सुनते हैं और फिलिप और रोजर्स तुरंत भागते हैं। ये देखने की क्या हुआ। वे खिड़की से कूदते हैं, पूछते हैं कि यहाँ कौन हंगामा कर रहा है, और ये देखकर चौंक जाते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि सिमून है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगे। ये उसका पहली बार है जब उसका ऐसा स्वागत हुआ है। फिलिप कहता है कि उन्हें लगा दुश्मन आ गया, लेकिन पूछता है कि वह आखिर गया कहाँ था और उसके पीछे जो खजाना है वह क्या है। वह कहता है कि निश्चित ही वे पहचान सकते हैं कि ये है राक्षस राजा की सैन्य निधियां, और वे दोनों हैरान रह जाते हैं। वह कहता है कि राक्षस राजा के महल के अंदर खोजते समय उसे ये एक ढहे हुए बुर्ज के अंदर मिली। दी गई राशि को देखकर उसे लगता है कि राक्षस राजा ने इसे छिपा दिया था और फिर भूल गया। रोजर्स पूछता है कि क्या इसका उपयोग करना ठीक रहेगा, क्योंकि हो सकता है राक्षस राजा ने इसे शापित किया हो। लेकिन डिक्सन चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास बंद करो। ये तो वैसे ही है जैसे थोड़ा शहद पाने के लिए डंक झेलना, और वह किसी भी श्राप को अपनी शुद्ध इच्छा शक्ति से मात देगा, क्योंकि वे उसके बाल नहीं छीन सकते, वो तो पहले ही जा चुके हैं। वह कहता है कि अब ये उनके विस्काउंट की संपत्ति है और वह इसे राक्षस राजा के आने पर भी नहीं छोड़ेगा। वे उसे शांत होने को कहते हैं और सिमून समझाते हैं कि सच्चाई यह है कि खनन कार्य पूरी तरह से शुरू होने से पहले उसने गोलेम्स और राक्षसों का उपयोग करके चुपचाप आपातकालीन निधियां इकट्ठी की थीं। हालांकि अब उसे इनका उपयोग करना पड़ेगा ताकि वह शरणार्थियों को स्वीकार कर सके। इसलिए अब कोई विकल्प नहीं है। चूंकि अब उनकी आर्थिक समस्या हल हो चुकी है, अब केवल एक ही चीज बचती है। वह रोजर्स से पूछता है कि क्या उसके पास कुछ समय है, क्योंकि वह उससे मदद चाहता है। फिर दृश्य प्रशिक्षण क्षेत्र में बदलता है और हम सिमून को वहां खड़ा देखते हैं। वह कहता है कि उसे उन जादुई विकासों के बारे में सीखना होगा जो उसकी मृत्यु के 500 वर्षों के बाद आए हैं, और उसे अपनी सर्कल बढ़ाने को प्राथमिकता देनी है। हालांकि अगर कभी उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जिसमें वह जादू न इस्तेमाल कर सके या जादू काम न करे, तो उसे उसके लिए उपाय भी तैयार रखने होंगे।
रोजर्स कहता है कि वह बहुत दुखी हुआ था जब उसने दुर्घटना के बाद उसे तलवार का अभ्यास करते नहीं देखा, इसलिए वह बहुत हैरान है कि वह अचानक द्वंद्व की मांग कर रहा है। सिमोन कहता है कि यह शर्म की बात होगी अगर ये परिवार का उत्तराधिकारी तलवार चलाना न जाने। रोजर्स कहता है कि उसे उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है। सिमोन आगे बढ़ते हुए कहता है कि शुरू किया जाए और वह वार करता है, जिसे रोजर्स रोकता है और कहता है कि उसे चिंता थी क्योंकि उसने लंबे समय से तलवार नहीं पकड़ी थी, लेकिन लगता है कि उसकी चिंता व्यर्थ थी क्योंकि उसकी चालें पहले से बेहतर हो गई हैं और वह और अधिक ताकतवर हो गया है। वह फिर अपनी तलवार की पकड़ मजबूत करते हुए कहता है। सबसे बढ़कर वह यह भी बता सकता है कि सिमोन अब अपने प्रतिद्वंदी को पढ़ने की क्षमता रखता है, जैसा कि वह उसका वार रोकता है। रोजर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि वह वास्तव में लॉन के वंशज है और ऐसा लगता है कि वह गुप्त रूप से अभ्यास करते रहे हैं, हालांकि यह उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस स्थिति में उसके लिए बेहतर होगा कि वह अपनी तलवार की पकड़ ढीली करे और एक पलटवार करे ताकि उसे पलटने का मौका मिल सके। जैसा कि सिमोन ऐसा करता है, रोजर्स कहता है कि उस स्तर का पलटवार उसके प्रतिद्वंदी के लिए एक अवसर बन सकता है। सिमोन बताता है कि उसने पहले कई शूरवीरों से युद्ध किया है, इसलिए उसने सोचा था कि वह उससे कुछ हद तक बराबरी कर पाएगा, लेकिन उसे यह अंतर उम्मीद से कहीं अधिक लगता है। कुछ देर बाद सिमोन उसे बताता है कि वह बहुत लापरवाह हो रहा है और रोजर्स कहता है कि वह ऐसा कर सकता है क्योंकि सिमोन ने उसे अब तक एक भी बार नहीं मारा है। उसे नहीं पता कि वह शर्म कहाँ चली गई जिसकी वह पहले बात कर रहा था, लेकिन उसके कौशल में इतनी वृद्धि देखकर वह वास्तव में भावुक हो रहा है और उसकी वृद्धि की दर वाकई में डरावनी है। इस गति से वह 500 साल पहले के राक्षस राजा को भी हरा सकता है। सिमोन झुंझलाने लगता है और रोजर्स आगे कहता है कि वह जस्टिन लैन के रास्ते पर चल सकता है। फिर सिमोन समझता है कि फिलिप की जुबान उसके चाचा से आई है। सिमोन कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि वह उसके बराबरी से लड़ सकेगा, लेकिन कम से कम एक वार तो कर ही लेगा। वह कहता है कि वह आज रात चैन से नहीं सो पाएगा। फिर वह अपने पैरों पर शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ता है और रोजर्स से कहता है कि लापरवाही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। रोजर्स मुस्कुराते हुए कहता है कि वाकई में यह प्रभावशाली है और हम उनकी तलवारों की टकराहट सुनते हैं। सिमोन आश्चर्यचकित हो जाता है जब वह एक सुनहरी रोशनी देखता है और पूछता है कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि यह संभव है। रोजर्स कहता है कि उसे हैरानी है कि वह उसे इतनी गति में चलते देख पा रहा है, लेकिन सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि वह अब तक उसे लड़ते समय अपनी शक्ति को रोक रहा था। और सिमोन कहता है कि यह लैन की स्वर्णिम तलवार है। सिमोन बताता है कि यह एक स्वर्णिम तलवार की आभा है जो सूर्य जैसी जलती है। यह एक अलौकिक शक्ति है जिसे कोई दोहरा नहीं सकता और वह इसे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यही तकनीक उस नायक ने प्रयोग की थी जिसने उसका सिर काटा था। सैकड़ों साल भले ही बीत गए हों, लेकिन उसके लिए अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है और वह अब भी अपनी गर्दन पर सिहरन महसूस कर सकता है, लेकिन साथ ही उसका खून भी जोश से उबलने लगता है। वह रोजर्स से कहता है कि अगर उसने उसे हल्के में लिया तो वह उसे दंडित करेगा, इसलिए वह ठीक से लड़े और वह एक बैंगनी आभा छोड़ता है। रोजर्स आश्चर्यचकित होता है कि वह आभा छोड़ रहा है और कहता है कि यह अभी कमजोर है, लेकिन वह इसे निश्चित रूप से महसूस कर सकता है। सिमोन फिर आगे बढ़ता है और रोजर्स से कहता है कि वह उसका उत्तर दे। फिर कहता है कि वह हमेशा उसे चौंका देता है जैसा कि वह हमला करता है। सिमोन वार करता है और रोजर्स भी करता है और वे कुछ देर तक लड़ते हैं। कुछ समय बाद सिमोन थक जाता है और रोजर्स कहता है कि आज के लिए यहीं तक काफी है। सिमोन कहता है कि वह अब भी जारी रख सकता है, लेकिन रोजर्स कहता है कि यह पर्याप्त है और उसके लिए खुद को अधिक थकाना अच्छा नहीं होगा। इससे भी बढ़कर वह हैरान था कि वह आभा का उपयोग कर सका। सिमोन पूछता है कि वह क्या कहना चाहता है, तो रोजर्स बताता है कि वह बैंगनी आभा जो उसने पहले दिखाई थी वह उसे इसलिए हैरान कर गई क्योंकि उसने उसे ऐसा करना कभी नहीं सिखाया था। सिमोन सोचता है कि क्या ये उसकी राक्षसी ऊर्जा थी जो बहुत उत्तेजित होने पर बाहर निकल आई। रोजर्स फिर कहता है कि लैन का रक्त वास्तव में उसमें प्रवाहित हो रहा है, लेकिन सिमोन सोचता है कि कुछ तो गलत है। आभा तो मना की शारीरिक अभिव्यक्ति होती है, तो केवल अपनी तलवार को राक्षसी ऊर्जा से लपेटने से वह आभा में परिवर्तित नहीं हो जाती। फिर वह कुछ महसूस करता है, कहता है कि वह हत्यारा जिसे वह पहले लड़ा था वह इसका उपयोग कर सका था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने उस पर हमला करने के बाद उसकी शक्ति को अवशोषित कर लिया था। रोजर्स का इरादा था कि वह उसे चांदी की तलवार में महारत हासिल करने के बाद सिखाएगा।
हालांकि उसकी वृद्धि की दर देखकर उसे लगता है कि अब सही समय है और कल वह उसे स्वर्णिम तलवार सिखाएगा। यह सुनकर सिमून चौंक जाता है और कहता है कि यही वह तकनीक है जिसने उसे मारा था और वह विश्वास नहीं कर सकता कि यह अब उसकी हो जाएगी। फिर वह कहता है कि उसने सोचा था कि यह तकनीक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही जाती है, तो फिर वह, जो परिवार का मुखिया नहीं है, इसका उपयोग कैसे कर सका। रोजर्स कहता है कि शायद वह भूल गया है और वह जानता है कि पूर्व प्रमुखों की मृत्यु राक्षस राजा के श्राप के कारण जल्दी हो जाती थी, इसलिए उनके पूर्वजों को डर था कि परिवार की गुप्त तकनीक कहीं लुप्तन हो जाए और इसीलिए यह तकनीक उस नाइट कमांडर को दी गई जिसने बहुत विश्वास अर्जित किया था। इसी वजह से पुराने नाइट कमांडर सर लाकन की विरासत की रक्षा कर सके और परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ बन सके। सिमून कहता है कि यही कारण है कि सब कुछ तबाह नहीं हुआ जब प्रमुखों की जल्दी मृत्यु हो गई, क्योंकि ऐसा संभव था। फिर वह कहता है कि अगर वह स्वर्णिम तलवार सीख लेता है तो क्या वह संस्थापक की तरह एक तलवार सम्राट बन सकेगा। रोजर्स कहता है कि दुर्भाग्य से वह बहुत कठिन होगा। तलवार कला का दूसरा भाग 400 वर्ष पहले खो गया था। हालांकि केवल पहले भाग को सीखकर एक तलवार मास्टर बनना संभव है। वास्तव में पुराने 7 नाइट कमांडर तलवार मास्टर बन सके थे। सिमून कहता है कि वह समझ गया और वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह उसी तकनीक से यूं ही टकरा जाएगा जिसने कभी उसे मारा था। चूंकि लैन अब मर चुका है, अब यह उसके लिए सिर्फ एक तलवार तकनीक है जिसे वह सीखेगा और पूरी तरह से अपने अंदर समाहित करेगा। फिर दृश्य बदलता है और एक पक्षी को आकाश में ऊंचा उड़ते हुए दिखाया जाता है और एक पंख नीचे एक चौक में गिरता है और एक ग्रामीण हैरान होता है कि हम रैना को देखते हैं जो सबको इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद देती है। वह कहती है कि अब 10 वर्ष बीत चुके हैं जब वे वुल्गा साम्राज्य से निकले और इस दौरान उन्होंने लगातार भेदभाव और उत्पीड़न का सामना किया है। इस भूमि के लोगों और सैनिकों के अत्याचार और दमन के कारण उन्हें बहुत चोटें सहनी पड़ी और बहुत दर्द सहना पड़ा। वह न केवल उनकी रक्षा करने में विफल रही बल्कि विरोध करने में भी असमर्थ रही और केवल आत्मग्लानि में डूबती रही क्योंकि वह असहाय देखती रही। हालांकि वह अब इन परिस्थितियों में फंसी नहीं रह सकती, इसलिए आज रात वे इस भूमि को छोड़ देंगे और लॉन्फ्ट की ओर प्रस्थान करेंगे। ये निर्णय उन्होंने अकेले लिया है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि यह रास्ता बाकी सभी के लिए थोड़ा बेहतर भविष्य प्रदान करेगा। वह समझती है कि वे सभी चिंतित है कि कहीं वही घटनाएं फिर से न दोहराई जाएं, और वह उन पर यह निर्णय थोप भी नहीं सकती क्योंकि वे पहले ही बहुत घाव झेल चुके हैं। लेकिन फिर भी वह सोचती है कि क्या वे एक बार फिर उन पर विश्वास करेंगे और उनके साथ मिलकर इस निराशा और उत्पीड़न से भरी भूमि से एक नई शुरुआत की ओर चलेंगे। वह झुककर उनसे विनती करती हैं कि कृपया उनके साथ चले। जैसे ही वह वहां चिंतित बैठी होती है, वे पूछते हैं कि वह ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकती हैं जो इतना स्पष्ट है। उन्होंने उन्हें इतनी जल्दी बुलाया तो वे चिंतित हो गए थे कि कुछ बुरा हुआ होगा। फिर याद दिलाते हैं कि वे किसी भी साधारण व्यक्ति का अनुसरण नहीं करते। वे जानते हैं कि वह कौन है और उनके प्रति उनकी निष्ठा और उन्होंने जो झेले हैं वह सब उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित करता है और वे उनके आभारी हैं। इसलिए उन्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि वे समझते हैं कि यह शायद उनके लिए सबसे अच्छा निर्णय है। इसलिए वे हर हाल में उन पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके एक बटलर कहते हैं कि उन्हें एक बात नहीं बताई है। उन्होंने उनका अनुसरण अपनी इच्छा से किया, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह बहुत भावुक हो जाती है और सभी का बहुत धन्यवाद करती है। फिर बटलर कहता है कि एक पत्र अभी आया है जिसमें बताया गया है कि बेडा और ट्रेलर तैयार है। वह पूछती है कि काउंट की गतिविधियां कैसी हैं और वह बताता है कि उसने अभी तक उनके इरादों को नहीं समझा है। वह कहती है कि यह राहत की बात है और पूछती है कि क्या वे इतने लोगों की निगरानी से बच सकते हैं। विक्टर उन्हें बताता है कि यह कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि उसने पहले ही उन्हें एक मुखौटा बनाकर एहतियात ले ली है। कुछ समय बाद हम एक आदमी को चिल्लाते हुए सुनते हैं। पूछते हैं कि यह क्या हुआ क्योंकि झुग्गियां अब पूरी तरह से खाली हैं। गार्ड्स कहते हैं कि वे कल रात तक वहां थे और दूसरा आदमी कहता है कि उसने उसे निगरानी के लिए कहा था। फिर पूछता है कि उसने सैनिकों को क्यों हटा लिया। वह कहता है कि उसे बीमारी के कारण ऐसा करना पड़ा। वह आदमी एक नकली मुखौटा उठाकर पूछता है कि क्या यही उसका मतलब था। कहता है कि यह तो बस। ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। तो चलो फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।